जरा सोचिए, क्या आज के समय में सिर्फ 3 लोगों का परिवार हमारी असली पारिवारिक जिम्मेदारियों की सही तस्वीर पेश करता है? सुनने में ये एक आम सवाल लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये 8वें वेतन आयोग के सामने खड़ी सबसे बड़ी बहसों में से एक है। दशकों पुरानी परिवार की ये परिभाषा क्या आज की हमारी सच्चाई से मेल खाती है? चलिए पता करते हैं। हेलो और आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम पूरे उत्साह के साथ डिकोड करेंगे सैलरी का वो अहम गणित और समझेंगे कि कैसे एक छोटा सा फॉर्मूला लाखों कर्मचारियों की कमाई पर बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज हम इन 5 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। फैमिली यूनिट फॉर्मूला से लेकर मॉडर्न फैमिली की नई परिभाषा, उसका मल्टीप्लायर रिपल इफेक्ट, यूनियंस की बड़ी मांगें और अंत में डीए बढ़ोतरी की असल सच्चाई। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, द फैमिली यूनिट फॉर्मूला, यानी मिनिमम पे के पीछे का असल गणित। आपने शायद एक्रॉयड फॉर्मूला का नाम सुना हो। ऐतिहासिक रूप से जीने के न्यूनतम खर्च को तय करने के लिए इसी कैलकुलेशन का इस्तेमाल होता आया है। अब तक के वेतन आयोग एक ऐसे मॉडल पर निर्भर रहे हैं जो मानकर चलता है कि एक परिवार में सिर्फ 3 यूनिट्स हैं, यानी एक कर्मचारी, उनका पार्टनर और एक बच्चा। और दिलचस्प बात यह है कि इसका पूरा फोकस सिर्फ बेसिक सर्वाइवल पर था, यानी इंसान को बस पेट भरने के लिए खाना और पहनने के लिए कपड़े मिल जाएं। यहाँ जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि भारतीय वर्किंग क्लास की ज़रूरतें समय के साथ कितनी ज़्यादा बदल चुकी हैं। पहले जहां माइंडसेट सिर्फ सर्वाइवल का था, वहीं आज की डेवलप्ड इकोनॉमी में खर्चे बहुत अलग हैं। अब इसमें प्राइवेट एजुकेशन, बेहतर हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन, बुजुर्ग माता पिता की देखभाल और शहरों का भारी भरकम किराया भी शामिल हो चुका है। साफ है कि हमारे खर्च का दायरा अब पूरी तरह से बदल गया है। और इसी बदलाव की वजह से बात आती है मॉडर्न फैमिली को फिर से परिभाषित करने और 5 यूनिट की मांग पर। तो चलिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कर्मचारी यूनियंस के अनुसार कर्मचारी खुद 1 यूनिट है, पार्टनर 1 यूनिट है और हाँ, इसे जेंडर न्यूट्रल रखा गया है। इसके बाद 2 बच्चों में से हर एक को 0.8 यूनिट मानकर कुल 1.6 यूनिट गिना गया है। ठीक इसी तरह माता पिता के लिए भी 0.8 के हिसाब से 1.6 यूनिट जोड़ा गया है। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो कुल 5.2 यूनिट बनता है। इसी को राउंड ऑफ करके 5 यूनिट करने की बेहद ठोस मांग की जा रही है। अब यहाँ समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि 5 यूनिट की ये मांग कोई हवा में की गई बात या मनमाना आंकड़ा बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे काफ़ी मजबूत कानूनी आधार हैं, जैसे माता पिता और सीनियर सिटीजन का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम और कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020। इन कानूनों में एक नागरिक की पारिवारिक जिम्मेदारियों की जो परिभाषा दी गई है ना, यूनियंस की ये मांग सीधे तौर पर उसी लीगल डेफिनेशन से मेल खाती है। और यही चीज हमें ले जाती है द मल्टीप्लायर रिपल इफेक्ट की तरफ, यानी कैसे एक फॉर्मूला सब कुछ बदल कर रख देता है। ये पूरा बदलाव असल में एक शानदार डोमिनो इफेक्ट की तरह काम करता है। देखिए, स्टेप 1 में जैसे ही फैमिली यूनिट की मांग बढ़ती है तो स्टेप 2 में मिनिमम पे का कैलकुलेशन भी अपने आप ऊपर चला जाता है। इसके नतीजे में स्टेप 3 के अंदर एक बड़ा फिटमेंट फैक्टर सामने आता है और फाइनली स्टेप 4 में बेसिक सैलरी, अलाउंस और रिटायरमेंट पेंशन सब कुछ एक साथ इन्फ्लेट हो जाता है। मतलब बेस के एक सिंगल वेरिएबल में बदलाव ऊपर की हर चीज को बढ़ा देता है। अब देखते हैं यूनियंस की कुछ प्रमुख मांगें और समझते हैं कि पे मैट्रिक्स का विस्तार किस तरह से प्रपोज किया जा रहा है। इन आंकड़ों को अगर हम ध्यान से देखें तो वर्तमान स्थिति और यूनियंस की मांगों के बीच का भारी अंतर साफ नजर आता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 और मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपए हैं, लेकिन 8वें वेतन आयोग के लिए जो मांग रखी गई है उसमें फिटमेंट फैक्टर 3.83 से 4.0 तक और मिनिमम बेसिक पे सीधे 69,000 से 72,000 रुपए तक करने की बात कही गई है। ये आज की आर्थिक सच्चाई और यूनियंस की महत्वाकांक्षी उम्मीदों के बीच का एक बहुत ही बड़ा फासला है। इसके अलावा भी कुछ और बड़ी और एग्रेसिव मांगें रखी गई हैं, जैसे कि जो महंगाई भत्ता यानी डीए 50% पर पहुंच जाए तो उसे बेसिक पे में मर्ज कर दिया जाए। सालाना इंक्रीमेंट को 3% से बढ़ाकर सीधा 6 से 7% किया जाए। बच्चों के एजुकेशन अलाउंस को बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति बच्चा करने की मांग है और टॉप लेवल सैलरी को 1 लाख रुपए पर कैप करने का भी सुझाव है। ये सभी मांगें दिखाती हैं कि असल में कितने बड़े लेवल के स्ट्रक्चरल बदलाव की गुजारिश की जा रही है। इन सब बड़ी मांगों के बीच आइए अब डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का एक रियलिटी चेक कर लेते हैं। बैंक बाजार के सीईओ अदिल शेट्टी का ये कोट इस पूरी स्थिति को काफी अच्छे से स्पष्ट करता है।
वो कहते हैं कि डीए की बढ़ोतरी पिछले 12 महीनों के महंगाई के आंकड़े यानी CPIW इन्फ्लेशन के हिसाब से होती है, ताकि सैलरी को बढ़ती कीमतों के साथ बैलेंस किया जा सके, ना कि कमाई में भारी बढ़ोतरी करने के लिए। इसका सीधा सा मतलब यह है कि डीए एक पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव और डेटा आधारित प्रक्रिया है जो सिर्फ और सिर्फ महंगाई को ट्रैक करती है। इसी के साथ द राउंडिंग डाउन रूल को समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है। ये 7वें वेतन आयोग का एक बेहद सख्त प्रोटोकॉल है। इसके तहत नियम यह है कि डीएनएस अलाउंस के आंकड़े को हमेशा नीचे की तरफ एक पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में ही राउंड ऑफ किया जाएगा। और सच बताएं तो इसी नियम की वजह से जो कैलकुलेटेड इन्फ्लेशन हाइक लगभग 3% तक जा रहा था, उसे अंततः फिक्स 2% पर ही रोक दिया गया। ये रूल हमें दिखाता है कि कैसे सरकारी और आर्थिक सीमाएं लोगों की उम्मीदों को कंट्रोल में रखती हैं। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है, क्या सरकारी पे स्ट्रक्चर को हमारी आज की आधुनिक पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरी तरह रिफ्लेक्ट करना चाहिए, या फिर इसे सख्त आर्थिक सीमाओं और बजट के दायरे में ही रहना चाहिए? ये कर्मचारियों की वास्तविक ज़रूरतों और देश के बजट के बीच का एक बेहद मुश्किल बैलेंस है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? इस आखिरी सवाल पर ज़रूर विचार कीजिएगा।